हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड इन केस यू फाइंड माय वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking my video and subscribing to my channel if you haven't done that. ओके, तो मैं पहले सारे छोटे छोटे जो ब्रीफ आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करूंगी एंड देन आई वुड मूव ऑन टू द एडिटोरियल्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला आर्टिकल जो मुझे डिस्कस करना है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक आई विल ट्राई टू गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ दिस आर्टिकल, क्योंकि आप इसे समझ के सिर्फ एक फैक्ट की तरह ले सकते हैं, एक इवेंट की तरह ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके देखने हैं कि रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं इंटरनेशनल फोरम के लिए। देखिए, रशिया टू बाय आर्टिलरी शेल्स रॉकेट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया यूएस। रशिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो एक प्रोसेस में है कि वो परचेज करने वाली है मिलियंस ऑफ रॉकेट्स एंड आर्टिलरी शेल्स। कहाँ से? नॉर्थ कोरिया से। और देखिए क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, हम एक कर्सरी रीडिंग इस पैराग्राफ की देंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी फाइट चल रही है जिसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताती है रशिया के, वो यूक्रेन के इन्वेजन को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताते हैं। तो इसके चलते हुए उनको जरूरत पड़ रही है कि वो नॉर्थ कोरिया से इन तरह की मिसाइल्स को प्रोक्योर करें। ऐसा किसका कहना है? ऑब्वियसली रशिया ने इसे रिवील नहीं किया है, रशिया इसे रिवील कर भी नहीं सकता क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक सैंक्शनड कंट्री है, आइसोलेटेड कंट्री है, जिसका किसी भी कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, बायलैटरली मल्टीलैटरली किसी भी फॉर्म में। तो इसीलिए ये जो फाइंडिंग आई है वो एक यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा आई है। और रशिया, वाई इज रशिया एक्चुअली टर्निंग टू द आइसोलेटेड स्टेट ऑफ नॉर्थ कोरिया? क्योंकि जो रशियन मिलिट्री है वो काफी सफर कर रही है सप्लाई शॉर्टेजेस की वजह से। यूक्रेन में जो फाइट कर रहे हैं उन्हें सप्लाई चाहिए एक कंटिन्यूस बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने अब एक्सपोर्ट कंट्रोल या सैंक्शंस लगा दी हैं रशिया के साथ डील करने के लिए। तो जो उन्हें रॉ मटेरियल्स, कुछ कुछ जो एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसे उनके कुछ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो ईरानियन मेड ड्रोन्स है ना, जो उन्होंने तेहरान से एक्वायर किए हुए हैं, जो वो यूक्रेन की वॉर में अभी रशिया ने डिप्लॉय किए हुए हैं, अब उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन अगर उन्हें इस फाइट को सस्टेन करना है तो उन्हें बाकी कंट्रीज में मूव ऑन करना पड़ेगा, लेकिन नो कंट्री इज एक्चुअली willing to work or have relations with Russia, and hence it has to turn towards the isolated state of North Korea. Now North Korea has obviously, North Korea का भी इसमें काफी इंटरेस्ट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी चाहती है कि उसके जो रिलेशंस रशिया के साथ हैं वो टाइटन हो जाएं, क्योंकि आपको ये पता है नॉर्थ कोरिया को हर कंट्री ने बैन किया हुआ है। स्पेशली यूनाइटेड नेशंस ने भी काफी सैंक्शंस लगाई हुई है, पूरी वेस्ट ने उसको एक रोग स्टेट बताया हुआ है। रोग स्टेट मतलब जिस स्टेट में कोई दिमाग नहीं होता, जिस स्टेट के हाथ में अगर बाय चांस न्यूक्लियर वेपन्स लग गए तो वो कभी भी उड़ा देंगे किसी को भी, इस तरह की स्टेट जिसके पॉलिसी मेकर्स में बिल्कुल दिमाग नहीं है। आपको ये बातें पता होंगी। और यूरोप भी उनके साथ डील नहीं करता। तो ऑब्वियसली जो नॉर्थ कोरिया है वो ब्लेम करता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि यूक्रेन का क्राइसिस आप ही ने प्रोवोक किया है, आप ही ने ट्रिगर किया है रशिया को। तो वो जो भी कर रहा है यूक्रेन में वो बिल्कुल सही है। नॉर्थ कोरिया का स्टैंड यही है कि जो वेस्टर्न हेजेमनी है जो वो रीजन में एस्टैब्लिश करने की बार बार कोशिश करता रहता है यूएस, तो दैट इज रॉन्ग एंड रशिया इज जस्टिफाइड इन इट्स एक्शन इन यूक्रेन। तो ये नॉर्थ कोरिया का भी स्टैंड है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ब्रॉडर पिक्चर क्या है। और नॉर्थ कोरिया ने एक हिंट भी दिया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि पॉसिबिलिटी है कि वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सेंड करेंगे रशिया के पास, ताकि वो हेल्प कर सके उन्हें रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी, जो वो डोनेट्स्क वगैरह रीजन्स है ना जो यूक्रेन के बॉर्डर पे और रशिया के उसमें आते हैं, उधर को दोबारा। ऑब्वियसली जब वहां पे इतनी बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली पूरी टेरिटरी तो डिस्ट्रॉय हुई है ना, उस टेरिटरी को दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ से भेजेंगे, ऐसा नॉर्थ कोरिया ने हिंट किया है। तो देखिए, अगर हमें इस चीज में कुछ समझना है तो वो ये है कि एक कॉन्ड्रम इमर्ज होके आ रहा है हमारे सामने, क्या कि वेस्ट, यूरोप और बाकी भी जितनी कंट्रीज, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वगैरह भी एक तरह से देख सकते हैं, वो यूएसए को ही थोड़ी सी ज्यादा फेवर करती हैं। बेसिकली साउथ ईस्टर्न नेशंस जो है ना, जो आसियान कंट्रीज वगैरह हैं, वो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चाइना है, जो चाइना उनके रीजन में है, वो
उनको बहुत ज़रूरी है, उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। चाइना काफ़ी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करती है आसियान स्टेट्स में, तो और यूएस को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि यूएस उन्हें जस्टिफाइड लगता है अपने क्लेम्स में रशिया और चाइना के अगेंस्ट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की इमेज अपने दिमाग में बनाने की प्रेजेंटली कोशिश करें तो रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये आप एक साइड देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर आती है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, ये आप एक साइड देखेंगे, ठीक है। अब कुछ स्टेट्स ऐसी आती हैं जो दोनों के बीच में बैलेंस आउट करती हैं, जैसे आसियान स्टेट्स। अगर हम इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया ऑब्वियसली चाइना को पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ एलएसी स्टैंड ऑफ में भी हैं, बहुत कुछ हमारे साथ गलत करते हैं, यूनिलैटरली उन्होंने हमारा बॉर्डर सिचुएशन का स्टेटस को चेंज कर दिया। लेकिन इंडिया तब भी ओपनली चाइना को डिनाउंस नहीं करता। इंडिया भी आसियान की ही कैटेगरी में लाया करता है, आप सच बोले तो। जैसे आप देखते हैं कि हम एक क्वाड में भी इंक्लूडेड हैं और SCO में भी इंक्लूडेड हैं। हम रशिया के भी ओल्डेस्ट फ्रेंड है, लेकिन यूएस को हम अपना न्यूएस्ट फ्रेंड बोलते हैं, तो हम भी एक बैलेंसर ही हैं। आई थिंक आपको पूरे वर्ल्ड की पिक्चर दिमाग में बैठ गई है। ओके, तो अब हम देखते हैं बाकी आर्टिकल्स को। नाउ आज का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है आज की पूरी वीडियो का, वो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन है। उसमें 4-5 आर्टिकल्स आए हैं और चारों पांचों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो जो रिवर वाटर्स है, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप एक सतलज, यमुना और पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है वो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दूसरा, आप जो हमारा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जितनी भी 54 रिवर्स वगैरह हैं, आप एक तरह से कर्सरी रीडिंग तो हर एक उसकी दीजिए कि कहाँ से इमर्ज हो रहा है, कहाँ से फ्लो कर रहा है, कौन कौन सी कौन सी स्टेट में हो रहा है, तो ये सब हम देखेंगे। मैं बराक रिवर और कोशियारी वगैरह के बारे में आज आपको बताऊंगी पिक्टोग्राफिक्स के साथ। बाकी आप जैसे जैसे अगर कोई आएगा मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन बाकी आप खुद प्रिपेयर करिएगा क्योंकि मुझे पूरी न्यूज़पेपर समझानी होती है, so I do not have that much time. Okay. Supreme Court asks central states to allay EWS quota concerns. देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ सेंटर की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है जी हमारे पास एक पिटिशन आई है और पिटिशनर्स हमें ये कह रहे हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं हमारे जो EWS के रिजर्वेशन से रिलेटेड, और वो कंसर्न्स अभी हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्लीज आप अपने व्यूज बताइए, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं प्योरली इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेस्ड रिजर्वेशन को, आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि पिटिशनर्स तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करता है, वॉयलेट करता है, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इन तरह के जो इम्पावरिश्ड सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो आप फिर आउट कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होता है, तो आप कैसे स्कोप के बाहर रख सकते हो उनको, और प्योरली इकोनॉमिक बेसिस अभी मैं समझाऊंगी, डू नॉट वरी, आई विल गिव यू द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ इट कि क्या ये पॉइंट वाइज पॉइंट क्या मतलब है इसका। और ये जो 5 जज बेंच, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हमें समझ ही आ गया कि एक 5 जज बेंच था, मिनिमम 5 जज बेंच होना चाहिए अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ओके, तो ये जो 5 जज बेंच था जिन्हें लीड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जी ने, वो कंसिडर कर रहे हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जिसने ऑब्वियसली 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। कहाँ कहाँ पे? बोथ इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई होप यू नो इट वेरी वेल। ओके, तो जो सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल शंकर नारायण जी, उनको कोर्ट के ऑर्डर द्वारा बोला गया था कि आप प्रिपेयर करिए कि क्या लीगल इश्यूज हैं जो हमें एग्जामिन करने चाहिए EWS के ऊपर, ठीक है। तो फिर यही अब देखिए उन्होंने ये इश्यूज यहाँ पे लिस्ट किए हैं इन एडवोकेट ने। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के कि अब ये जितने भी इश्यूज हैं, ड्राफ्ट इश्यूज हैं, इन्हें सर्कुलेट किया जाए टू द पार्टीज। पार्टीज कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और कौन कौन है? जो पिटिशनर्स हैं वो, ठीक है। तो इनको सर्कुलेट करने के लिए कहा है, और जो कोर्ट हैज शेड्यूल्ड द नेक्स्ट हियरिंग फॉर थर्सडे, ओके, ताकि फाइनली इस इशू पे सारी चीजें क्रिस्टलाइज हो सके। अब कंसर्न्स क्या क्या है आप देख लीजिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, ताकि आगे जब ये थर्सडे को मैटर उठे और इस पे कोई भी जजमेंट आए तो हमें
पहले इसके कंसर्न्स क्या थे वो पता हो, तभी तो हम सॉल्यूशंस के ऊपर देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उस बेसिस को जो इंदिरा सानी जजमेंट ने प्लेस की थी कोटा से रिलेटेड, उसको वॉयलेट करता है, रिमूव करता है। देखिए इंदिरा सानी जजमेंट आपको पता होगा, ये ओबीसी कोटा के टाइम पे ये जजमेंट आई थी। तो इंदिरा सानी जजमेंट का ये कहना था कि प्योरली इकोनॉमिक बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती है। हमेशा जो क्राइटेरिया है वो सोशली और एडुकेशनली बैकवर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। और भी बड़ा कुछ इंदिरा सानी जजमेंट ने बोला था कि 50% कैप है, अभी हम देखेंगे आगे। सेकंड पॉइंट ये है कि क्या ये जो अमेंडमेंट है वो ब्रीच करती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं आप देते हुए सुनेंगे कोटा। उनमें लिखा है कि SEBCs यानी कि सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और ये OBCs, SCs और STs यही सब होना चाहिए, मतलब इन्हीं को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है? थर्ड पॉइंट ये है कि क्या ये ब्रीच करती है इक्वालिटी के कोड को। ओके, इक्वालिटी के कोड को जो देखिए इक्वालिटी के कोड को कैसे वो ब्रीच करती है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जब रिजर्वेशन आया था, जब रिजर्वेशन को लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जब BR अम्बेडकर द्वारा इसे प्रपोज किया गया था, तो BR अम्बेडकर ने खुद कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो कुछ ही समय तक, उस टाइम पे बोला गया था 10 साल, फिर उसके बाद जरूरत पड़ी तब भी, ऑब्वियसली 10 साल तो बहुत कम है, 10 साल में तो क्या ही इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में, तो फिर 20 साल उसको किया गया एक्सटेंड करके। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारा मोटिव पूरी जिंदगी के लिए रिजर्वेशन देना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम सोसाइटी को इतना इक्वलाइज कर दें, इक्वालिटी ले आए कि हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या अब ऐसे आप बार बार रिजर्वेशन देते रहेंगे तो बेसिकली गवर्नमेंट अपने असली मुद्दे से हट रही है ना। हमारा तो मोटिव है कि हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत ही ना पड़े, इस तरह की इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाए। आप कब तक रिजर्वेशन देते रहेंगे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिंट को भी हम ब्रीच कर रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या ये जो EWS का कोटा है वो ब्रीच करता है 50% कोटा लिमिट। देखिए 50% कोटा लिमिट क्या होती है कि ऑब्वियसली 50% जो एक जॉब है, एक जॉब के लिए जितनी भी सीट्स हैं उसकी सिर्फ 50% ही आप रिजर्व कर सकते हैं, जितने भी इम्पावरिश्ड सेक्शंस हैं उनके लिए। बाकी 50% तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही रहेगा ना। ये भी इंदिरा सानी जजमेंट में ही प्लेस किया गया था बेसिकली। तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस राइट। लेकिन जो EWS का कोटा है वो 10% ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन लगता है। तो आप इन टोटल आप कह सकते हैं 60% सीट रिजर्व हो गई, तो अनरिजर्व के लिए 40%। अगर आप सपोज करिए कोई UPSC जैसा एग्जाम है जिसमें अगर आप IAS ऑफिसर्स का वो देखिए सेक्शन बनने ही उसमें से सिर्फ अगर 60 to 65 अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप बिल्कुल संतुष्टि से चाहते हैं कि आप IAS ऑफिसर बन जाए, अनरिजर्व कैटेगरी उतना चाहिए, तो मतलब उसमें भी आप EWS लगा दो तो फिर उनको मतलब टॉप 40 में आना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये इनका कहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो इम्पोजिशन ऑफ EWS कोटा है आप प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस पे कैसे लगा सकते हो। ये भी तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी ये नहीं कहता कि आप प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस पे इन तरह का कोई भी लिया गया वेलफेयर मेजर लगा सकते हो। मतलब आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं देखेंगे कि वहाँ पे कोटा मिलता हो, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है या कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है वहीं पे ये लग सकता है। तो आप प्राइवेट उसमें भी लग रहा है अब EWS कोटा, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? सो इन टोटलिटी यू आर ब्रीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखते हैं थर्सडे को इस मामले पे सारा क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है इसका। बांग्लादेश PM फेवर्स अर्ली सोल्यूशन फॉर तीस्ता अदर इश्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम बहुत कुछ देखेंगे आज। ओके, इंडिया और बांग्लादेश को बहुत सारे जो और बायलेटरल इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे वाटर्स को लेके, जैसे तीस्ता, जल्दी से जल्दी एट एन अर्ली डेट। ये किसका कहना है? बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का।
ओके, उन्होंने डिस्क्राइब किया है इंडिया को एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लोजेस्ट नेबर, एंड राइटली सो। ऑब्वियसली पूरा, अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा, आपको पता भी होगा वैसे तो, इंडिया के मैप को आप जब भी देखते हैं बांग्लादेश के आसपास इंडिया ही इंडिया है, तो ऑब्वियसली सबसे क्लोजेस्ट तो हम ही हुए ना उनके लिए, राइट। तो वही इन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश और इंडिया आपस में 54 कॉमन रिवर्स को शेयर करते हैं। 54 इज अ नंबर यू मस्ट रिमेंबर। और बॉर्डर कितना बड़ा है हमारा, 4000 किलोमीटर्स। ओके, सो दिस इज अ डेटा, वेरी स्मॉल डेटा दैट यू शुड ऑलवेज बी रिमेंबरिंग। और अगर हम दोनों साइड्स की बात करें, हमने साइन किया है काफी अग्रीमेंट्स को, काफी एमओयूज को भी साइन किया है। agreements on railways, science and technology, space cooperation, water sharing, media, etc. etc. ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें जानना है वो जानना है हमें कुशियारी रिवर के बारे में, अभी हम देखेंगे। अब देखिए और क्या बोला है, मिस हसीना हैज ऑल्सो स्टेटेड कि हम होप करते हैं कि जितने भी इश्यूज हैं इंक्लूडिंग तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं। और बात ये है कि दोनों साइड्स ने काफ़ी एक बिगिनिंग रख दी है रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर, क्योंकि हमने एक अग्रीमेंट पे रीच कर गए हैं पहली बार 28 सालों बाद। पहली बार 28 सालों बाद, जो हम इतने टाइम से 2011 में भी हमने तीस्ता रिवर वाटर ट्रीटी को हमने साइन करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो 28 साल बाद हम फाइनली एक और रिवर अग्रीमेंट पे पहुंचे हैं। एक और क्यों, मैं बताऊंगी इससे पहले कौन सी थी। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कुशियारा रिवर ट्रीटी के से ज़्यादा आपको ये गंगा वाटर्स अग्रीमेंट जो 1996 में हुई थी 28 साल पहले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट समथिंग, आई हैव अ रीज़न टू डू दैट। इसलिए मैं आपको गंगा वाटर्स अग्रीमेंट भी समझाऊंगी, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि ये जो बॉर्डर रिवर है कुशियारा, अब ये अग्रीमेंट के तहत क्या होगा, जो इसका वाटर है वो शेयर होगा कौन कौन से, जो लोअर पार्ट्स हैं असम के वहां पे, और जो सिलहेट डिवीजन है बांग्लादेश की वहां पे। ये देखिए लोअर स्टेट है, बांग्लादेश एक लोअर स्टेट है। मैं कैसे कैसे इंडिया के कंपैरिजन में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कंपैरिजन में ये एक लोअर स्टेट होती है जिसको पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर ऊपर से पानी हम नहीं देंगे, जो हम ऊपर वाली स्टेट हैं, तो इनके वहां पे सूखा पड़ सकता है या फिर इनकी लाइवलीहुड हिट हो सकते हैं। कैसे, ये आपके दिमाग में समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये जो पैक्ट है ओवर कुशियारा, इट वाज द फर्स्ट river related agreement that the two sides reached 28 years after the conclusion of the Ganga Waters Agreement of 1996। ओके, और क्या क्या हम कर रहे हैं, इंडिया और बांग्लादेश ने काफ़ी अपनी कॉपरेशन, जो हम फ्लड वाटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो भी हमने बढ़ा दी है, ताकि बांग्लादेश में किसी तरह की एनुअल फ्लड्स हम रोक सके, मदद कर सके उनकी, इनको रोकने में। क्योंकि ऑब्वियसली जब ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो फ्लड नीचे वाली कंट्रीज में आएंगी ना, आप समझ रहे हैं ना। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, उन्होंने भी एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत क्या होगा, जो बांग्लादेशी रेलवे पर्सोनल है वो आएंगे ट्रेनिंग के लिए इंडिया में। और क्या क्या हुआ है, एनर्जी के लिए भी एक डील हुई है साइन, एनर्जी क्राइसिस को डील करने के लिए जो बांग्लादेश में चल रही है, उसके लिए यूनिट 1 ऑफ मैत्री पावर प्लांट, उसको जो है 1320 मेगावाट, एक सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट, जिसको बेसिकली आप कह सकते हैं अनवील किया गया है, ठीक है। कहाँ पे, ये कहाँ पे है, बेसिकली रामपाल एंड खुलना डिवीजन ऑफ बांग्लादेश। ओके, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव रेड। अब मुझे आपको बताना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ट्रिब्यूटरी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब भी स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं वाटर की, जो ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही होती हैं या किसी अपर लेक से आ रही होती हैं, और फिर वो आपस में साथ में ज्वाइन करके एक मेन स्ट्रीम रिवर बना देती हैं, तो वो जो आई हुई ऊपर से रिवर्स हैं उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ओके, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज तब फॉर्म होती है जब एक मेन स्ट्रीम रिवर ब्रेक कर जाती है छोटी छोटी स्ट्रीमलेट्स या चैनल्स में, या छोटी छोटी रिवर्स में, जो वापस कभी मेन स्ट्रीम रिवर से नहीं जुड़ती, ठीक है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब आपको ये इमेज देख के समझ आ जाएगा, ये है मेन स्ट्रीम रिवर, और ये छोटी छोटी जितनी भी रिवर्स आ रही हैं जो मिलके बना रही हैं, ये है ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो कभी भी मेन स्ट्रीम रिवर से दोबारा नहीं बनेगी और ब्रेक कर रही है मेन स्ट्रीम रिवर से, ये है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो अब हमें ये चीज समझ आ गई।
अब एक और चीज, जैसा कि मैंने बताया था, ये है बांग्लादेश, इसके लेफ्ट साइड पे भी पूरा इंडिया है, नॉर्थ में भी इंडिया है, यहाँ पे राइट साइड पे भी इंडिया है। अब आपको पता चल गया कि ये क्यों एक लो स्टेट है। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट कितना ऊपर है इससे यहाँ पे, राइट, आप समझ गए। तो यही है हमारा बेसिक एक जो डायग्राम आपको दिमाग में रखना है। अब जो मैं बोलूंगी आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। हम कैसे देख पा रहे हैं, ये मैप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे नहीं देखना आपको। अब देखिए ये इमेज थोड़ी सी ब्लर्ड है, ये पूरी सही से आ नहीं पाई, लेकिन अब आपको क्या देखना है, ये है बराक रिवर, जहां प्लीज फॉलो माय कर्सर, ओके, दिस इज बराक रिवर, ओके। नाउ दिस इज बराक रिवर जो हमारे मणिपुर एरिया से आ रही है बेसिकली इंडिया के, ठीक है। आपको पता है ना, अभी ये जो हमने मैप में देखा इसके ऊपर पूरा इंडिया है, ये वाला रीजन पूरा इंडिया है, ओके। अब ये बराक रिवर यहाँ आई, अब बराक रिवर यहाँ पे आके बाइफिकेट हो गई। अब बाइफिकेट हुई तो क्या हुआ, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज निकली, है ना। मेन रिवर जब दो उसमें टूटेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, राइट। तो ये जो एक नॉर्थ की तरफ चलेगी। अब आप पता है क्या करिए, आप रिवर बन जाइए, आप बराक रिवर बन के एक बारी, दिस माइट साउंड सिली बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन नो। अगर कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट आ गई ना, वेस्टवर्ड, साउथवर्ड या ईस्टवर्ड, आप अपना वेस्ट साउथ देखने लग पड़ेंगे, रिवर की डायरेक्शन का नहीं। तो आप एक बारी बराक रिवर बनिए और जैसे जैसे बराक रिवर जा रही है वैसे देखिए, ठीक है। हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ हो गया बाइफिकेशन। ये जो ऊपर जा रहा है यानी कि रिवर के राइट में जो जा रहा है, या फिर रिवर के ईस्ट में या रिवर के नॉर्थ में जो जा रहा है, ये है सूरमा रिवर, ठीक है। अब ये जो रिवर है, ये जहां बाइफिकेट हो रही है, इसका जो लेफ्ट है या फिर वेस्टवर्ड है, ये है कोशियारी रिवर। अब आप कहेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर की तो सिर्फ बांग्लादेश में दिख रही है कोशियारा, नहीं, ये इंडिया है। आप देख रहे हैं मेरे कर्सर को, ये इंडिया और बांग्लादेश, ये है ना, इंडिया में भी तो फ्लो कर रहा है, ये असम है बेसिकली हमारे इंडिया का। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें कुछ कुछ पॉइंट्स देखने हैं कोशियारा रिवर के बारे में जो आपको याद भी करने हैं। और इनफैक्ट अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर हो गई ना, एवरीथिंग बिकम्स इजी एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। कुछ भी चीज जो इसके बाद आप कर रहे हो, प्राइमरी है कि आपको ज्योग्राफी एक रिवर की एकदम अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं आप। कोशियारा रिवर क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है जो बांग्लादेश और असम के बीच में, हमारे इंडिया के बीच में शेयर होती है, एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ओके। और ये हमें पता चल गया कि बराक रिवर से आती है, जब बराक सेपरेट होती है कोशियारा और सूरमा के बीच में, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये है कि कोशियारा के वाटर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, वो होते हैं नागालैंड से ओरिजिनेट। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। बट ऑब्वियसली जो कोशियारा रिवर है, इट पिक्स अप ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम मणिपुर, मिजोरम एंड असम, मतलब कोशियारा में ट्रिब्यूटरीज ऐड होती हैं, ठीक है। वो खुद तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो, और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि गंगा जो ट्रीटी साइन हुई थी 1996 में, गंगा वाटर्स गैंजेस वाटर अग्रीमेंट ट्रीटी जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये एक कॉम्प्रहेंसिव बायलेटरल ट्रीटी थी जो उस टाइम पे भी जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की वो शेख हसीना जी ही थी, और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा, अगर आपको पता है कर्नाटका से थे ये। तो इनके बीच में साइन हुई थी, कब हुई थी, 12 दिसंबर 1996 इन न्यू दिल्ली। तो इस ट्रीटी ने एस्टैब्लिश किया था एक 30 साल का वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। अब 28 साल तो 30 साल में से हो गए हैं, है ना। अब ये रिन्यू होगी कि नहीं होगी अगले आने वाले 2 साल में, ये हमें देखना है, ठीक है। खैर ये 30 साल वाला आपको याद रखना है। और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, इस अरेंजमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश के राइट्स को एज अ लो लेवल राइटेरियन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या दिक्कत आ रही थी बेसिकली बांग्लादेश को, हम पहले ये देख लेते हैं, फिर हम ये डेटा देखेंगे जो आपको याद रखना है। इस 1996 की ट्रीटी के तहत जो गैंजेस वाटर्स हैं फरक्का डिवीजन पे या फरक्का बिराज पे, उसे शेयर किया जाता है दोनों कंट्रीज के बीच में एक पर्टिकुलर रेशो में। लेकिन उससे पहले हमें देखना है फरक्का बिराज है क्या। ओके, नाउ इट इज अ डैम ऑन भागीरथी रिवर, और ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, इंडिया की वेस्ट बंगाल स्टेट में। और अगर आप कहेंगे कि ये बांग्लादेश में कितनी दूर है बांग्लादेश से, तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर से भी, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर से भी अराउंड 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। वेस्ट बंगाल में स्थित है ये फरक्का बिराज,
और ये क्यों है वहां पे स्थित, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहता है फ्लो ऑफ द गैंजेस रिवर। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे। क्या हो रहा था 1950s 60s के आसपास, क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम आ रही थी कोलकाता पोर्ट पे। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? देखिए कोलकाता पोर्ट आपको पता है हुगली रिवर वहां पे स्थित है। हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर जो ड्राई सीजन जब होता है जनवरी से जून के बीच में, उस टाइम पे काफी वहां पे अक्यूमुलेट हो जाता था सिल्ट। तो उसको फ्लश आउट करने के लिए गैंजेस रिवर को थोड़ा फ्लो करवाना वहां से जरूरी होता था। तो इसीलिए इस डैम को वहां पे बनाया गया था। लेकिन बांग्लादेश का फिर ये कंसर्न आने लग पड़ा कि इंडिया तो हम तो ड्राई अप हो रहे हैं, इंडिया तो एक्सेस वो ड्रॉ कर रहा है वाटर को, है ना, तो इसलिए हमें तो, हमारे तक तो यहाँ पहुंचता नहीं, आप हुगली रिवर को कर लो, डिसिल्टेशन करने में हेल्प करते रहो, हम क्या, हम मतलब सूखे में मर जाए यहाँ पे। सो दिस वॉज द कंसर्न ऑफ बांग्लादेश एट दैट टाइम। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये साइन हुई ये वाली ट्रीटी, ठीक है, तो कि जो एक लो राइपेरियन स्टेट है उसको पाना, उसके साथ पानी शेयर करना बहुत जरूरी है। तो जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ फरक्का, अवेलेबिलिटी एट द फरक्का बैराज जब भी मतलब 75,000 क्यूसेक्स या उससे ज्यादा होगी, तब शेयर ऑफ इंडिया होगा 40,000 क्यूसेक्स और बांग्लादेश को मिलेगा बैलेंस ऑफ द फ्लो, मतलब 35,000 क्यूसेक्स या उससे ज्यादा, जैसे भी मतलब और मोर, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और मोर में देखिए अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या पता 40,000 क्यूसेक्स भी मिल सके, क्या पता 50,000 क्यूसेक्स भी मिल सके उनको, क्योंकि 40,000 क्यूसेक्स इज द शेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम 70,000 क्यूसेक्स या उससे कम अगर उस टाइम पे फ्लो प्रेजेंट है तो 50-50 होगा दोनों के बीच में। अगर 70 to 75,000 क्यूसेक्स है तो बैलेंस ऑफ द फ्लो इंडिया को मिलेगा। लेकिन उस केस में मतलब क्योंकि ड्राई अप ना हो जाए, देखिए 70,000 से 75,000 क्यूसेक्स बहुत कम है ना, तो लेकिन वो ड्राई अप ना हो बांग्लादेश, इसीलिए उनको मिनिमम 35,000 क्यूसेक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका जो बैलेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इनसे उनका भी कंसर्न अले हो गया था, दूर हो गया था। ठीक है, तो यही इन्होंने बात की है सब कुछ यहाँ पे। ट्रीटी, अब ट्रीटी और भी बड़ी सारी चीजें परमिट करती है, वो परमिट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ बैराजेस एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन कश्तिया एंड द गोराई मधुमती रिवर इन बांग्लादेश। ठीक है, draining the southwestern districts and thus preserving the environment, natural and economic resources। एक joint committee की setting up की बात करते हैं, joint committee set up करेंगे जिसमें nominate किए जाएंगे दोनों governments द्वारा equal numbers of members और personnel और officials। ठीक है, और ये joint committee है, it shall set up suitable teams at Farakka and Hardinge Bridge to observe and record the Farakka। यही सब बातें यहाँ पे लिखी है। डेली फ्लो आप ऑब्जर्व करें और रिपोर्ट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिखी है कि इम्प्लीमेंट करना अरेंजमेंट को, और ये सब कुछ ऑपरेशन देखना, कोई भी डिफरेंस है या डिस्प्यूट है इसके रिगार्ड में तो जॉइंट कमेटी द्वारा अगर रिजॉल्व नहीं हो पाता देन इट शुड बी रेफर टू इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर्स कमीशन, जिनकी अभी अगस्त 25 के आसपास मैंने आपको बताया था ना, तभी तो हिंट किया गया था कि कोशियारा रिवर अग्रीमेंट साइन होने वाली है, और वो हुआ भी, राइट। तो यही सब कुछ बात की गई है यहाँ पे, एंड रेस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वेयर इज माय कर्सर? All right, I think we were here. Now, another very important announcement: India gets its first nasal COVID vaccine। इसकी बातचीत 2020 से चल रही है। 2020 से आई हैव बीन रीडिंग अबाउट द कमिंग अप ऑफ नेजल वैक्सीन, आएगी आएगी आएगी, फाइनली इट इज हियर। क्योंकि इट्स गुड, इट्स बेटर देन द एक्चुअल वैक्सीन जो अभी लग रही है। क्यों? क्योंकि जो देखिए नेजल वैक्सीन क्या होगा, एक ड्रॉपर के फॉर्म में होती है जो डायरेक्टली नोज में डाली जाएगी। तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा डायरेक्ट लिंक है, नोज से ही तो होके जा रहा है पूरे उसमें लंग्स में, तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, बेटर सेफ्टी होगी, बेटर प्रिवेंशन होगा कोविड के अगेंस्ट। सो इट इज एक्चुअली बेटर देन दी वो वाली वैक्सीन जो हमें इंजेक्शन के रूप में लग रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिया ने जो डेवलप की है हमारी फर्स्ट नेजल कोविड-19 वैक्सीन, अब इसे भी किसे डेवलप किया है, भारत बायोटेक ने। ये भारत बायोटेक आपको पता है कोवैक्सीन भी इन्होंने बनाई है, और ये 18 और 18 से ऊपर एज के जितने लोग हैं उनके लिए प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के रूप में अप्रूव कर दी गई है। मनसुख मांडविया जी ने ये अनाउंस किया है, और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे वैक्सीन का नाम नहीं लिखा, लेकिन आई शैल टेल यू दैट BBV154, ओके, BBV154 इज द नेम ऑफ द वैक्सीन बाय भारत बायोटेक। ओके, नाउ दीज आर द एडिटोरियल्स। यहाँ पे 2 एडिटोरियल्स हैं जो हम एंड में डिस्कस करेंगे।
क्योंकि हमें बाकी आर्टिकल्स को पहले देखना है। ओके, नाउ अगेन बांग्लादेश, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें भी एक ब्रॉडर पिक्चर मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। बांग्लादेश शेयर्स विश लिस्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। देखिए, मैं आपको पहले एक इसका थोड़ा प्रमाइज दे देती हूँ। आप जो मैं बोल रही हूँ ये बात दिमाग में रख के इस आर्टिकल की कर्सरी रीडिंग को सुनिएगा। हम बहुत ही हम बहुत ही ईगर हैं हमारी कंट्री के, हम जो हमारा इंडिजिनस डिफेंस हमारी इक्विपमेंट्स बनानी हमने स्टार्ट की है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हम चाहते हैं कि हम एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में तब्दील हो जाए, राइट। लेकिन ऑब्वियसली हम अब देखते हैं राजनाथ सिंह जी ऑलमोस्ट हर 3-4 महीने में एक छोटी सी लिस्ट लेके आते हैं जिसमें वो कहते हैं अब ये इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, हम इंडिजिनसली प्राइवेट कंपनीज द्वारा उनके साथ मिलके इसे इंडिया में ही बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगी बाहर से, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा, हमारा इंटरनेशनल फोरम में स्टैचर भी बढ़ जाएगा, हम ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बनते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी एनहांसमेंट मिलेगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन देखिए, इस चीज़ की आप पता है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आज यूएसए को इंडस्ट्रियल मतलब एक डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने लग पड़े, या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप रशिया को बेचने लग पड़े। ये ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल बेसिस हैं जो खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं सबको। तो अगर आपको एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स बनना है, या फिर आत्मनिर्भर उसमें बनना है और साथ ही में एक्सपोर्टर भी बनना है, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपने आसपास के नेबर्स से। तो इसीलिए नेबर्स या और भी जितनी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो बाकी उनको कहीं और से इंपोर्ट करना शायद महंगा पड़ता हो, या कैसे भी एक गुडविल भी जनरेट होगी अगर हम नेबर्स को ऐसे, जैसे हमने अभी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी गिफ्ट किया था। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिजिनस इक्विपमेंट। तो अब क्या हुआ है कि जैसे अगर आपको याद है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के साथ हमने इसका अग्रीमेंट साइन किया है। आई डो नॉट रिमेंबर कि कब साइन हुआ है, आई थिंक 6-7 महीने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्योंकि हमारे बहुत ही एक्सटेंडेड नेबरहुड में फिलीपींस लाई करती है, राइट। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज है कि हम बिल्कुल अपने नेबर्स में, जैसे बांग्लादेश के साथ, अब बांग्लादेश का एक विश लिस्ट देना इंडिया को कि हमें इन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, क्योंकि हम खुद को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इट इज ह्यूज एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंडिया बिकमिंग एन important defense industrial base at the international level. Okay, so first start from your neighborhood and then move on to the extended neighborhood and then to the इंटरनेशनल फोरम completely. Okay, तो यही चीज हमें दिमाग में रखनी है। अब हम देख लेते हैं क्या हुआ है। देखिए, वैसे तो हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी डिफेंस के लिए $500 मिलियन की बांग्लादेश को, लेकिन वो काफ़ी डिले चल रही है। उसके तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश को बांग्लादेश को इस एलओसी को यूटिलाइज करना है अप्रैल 2029 तक, जिसके लिए बहुत ही कम टाइम बच गया है। अभी तक काफ़ी डिले कर रहे हैं, वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इस एलओसी को, जो हमने एक तरह से सॉफ्ट लोन दिया हुआ है उन्हें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। तो अब लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो इतने रिलैक्स्ड व्यू लिया हुआ था उन्होंने थोड़ा टाइटन अप करना शुरू कर दिया है। दे आर इम्प्रूविंग ऑन देयर पेस एज फार एज दिस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इज कंसर्न। तो फाइनली हम ये देख रहे हैं, अब उन्होंने हमारे साथ एक विश लिस्ट भी शेयर की है जो वो चाहेंगे कि वो हमसे प्रोक्योर करें, इंडिया से प्रोक्योर करें। ऐसा कुछ सोर्सेज ने बताया है, जैसे इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे एक फ्लोटिंग डॉक होगा शिप का, या फिर एक लॉजिस्टिक्स शिप होगी। लॉजिस्टिक्स शिप मतलब जिसको जो लॉजिस्टिक्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और ऑयल टैंकर होगा नेवी के लिए बांग्लादेश की, इन तरह की चीजें। तो क्योंकि जो फोर्सेस गोल है 2030, जो बांग्लादेश का फोर्सेस गोल है 2030 के, वो एक न्यू वेपन्स एम्प्लॉय करें और इम्प्रूव करें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो इसीलिए ये सब कर रहे हैं, मिलिट्री को इन्हांसमेंट देने के लिए, फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें बांग्लादेश की, इसलिए उनको हमारी उसकी ज़रूरत पड़ेगी कोऑपरेशन की। और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि ऐसी ऐसी आइटम्स होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है वो ये है कि टाटा ग्रुप से इन्होंने अप्रूव की है प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 आइटम्स एलओसी के अंडर, जैसे 5 ब्रिज लेयर टैंक्स एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $10 मिलियन, 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस एट द बेले, ये सब कुछ टाटा ग्रुप। फिर आता है, फिर एक और है महिंद्रा। महिंद्रा ग्रुप से भी बांग्लादेश इज एक्चुअली प्रपोजिंग टू प्रोक्योर अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे महिंद्रा XUV 500 ऑफ रोड व्हीकल्स, डोर हार्ड टॉप व्हीकल्स फ्रॉम महिंद्रा, ये सारी चीज़ें, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स चाहिए उनको, ठीक है। मैं आपको जानबूझ के नाम लेके बता रही हूँ, टाटा ग्रुप, महिंद्रा,
ये सब चीज़ें जानबूझ के आई एम पॉइंटिंग आउट, जैसे शपूर जी पलोन जी जो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उनका भी एक कुछ है जिनसे वो प्रोक्योर करेंगे हमारी इस इंडियन कंपनी से। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको ये बता रही हूँ कि क्यों बड़े बड़े जो प्राइवेट जैसे अडानी, हम वी ऑफन क्रिटिसाइज देम राइट, ऑल ऑफ अस, कि ये जो कॉरपोरेट ग्रुप्स होते हैं ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को उनके डिसीजन मेकिंग में, ये सब वगैरह। पर ये फैक्ट है कि जो प्राइवेट इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं वो काफ़ी काम आते हैं जब एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ उसको बढ़ाना होता है, कॉपरेशन को बढ़ाना होता है। ऑब्वियसली इन्हीं तरह के जो बड़े बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वही एक तरह से हेल्प कर पाएंगी जब हमें एक अपना रिश्ता दूसरी कंट्री से अच्छा करना होगा। तो इसलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट, वो बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स का साथ बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को अपनी कंट्री को एक ऊंचे स्तर पे ले जाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। क्वाड डिस्कसेस चाइना मूव्स कोविड वैक्सीन। ओके, देखिए अभी आपको पता है क्वाड की सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली ने क्यों होस्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था, दिल्ली ने इसलिए होस्ट किया था क्वाड की इस SOM मीटिंग को क्योंकि हम थोड़ा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ना नरेंद्र मोदी जी ने जाना है उज्बेकिस्तान में। किस लिए जाना है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ पे पुतिन भी होंगे, वहाँ पे शायद शी जिनपिंग भी होंगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा बैलेंस आउट करना है कि आप रशिया के साथ भी दोस्त हो, आप USA की और वेस्ट के साथ भी दोस्त हो। इसीलिए हमने थोड़ा सा ग्राउंड क्लियर करने के लिए इनके साथ पहले ही इसको होस्ट कर लिया। तो यही सब और क्या क्या चीज़ें बात हुई हैं। शेयर्ड कंसर्न्स जो हम सारी क्वाड कंट्रीज की हैं ओवर चाइनाज मूव्स इन बोथ इंडियन ओशन रीजन एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, और श्रीलंका की जो सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशंस हुई। क्वाड के और क्या क्या डिस्कशंस हुई? कोविड-19 की वैक्सीन इनिशिएटिव के ऊपर डिस्कशन हुई, क्लाइमेट चेंज पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज को दी जाएगी उसके ऊपर बातचीत हुई। तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। एंड सेट द कोर्स, ऑब्वियसली इसने सेट किया है कोर्स को, मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग जो चारों कंट्रीज की होने वाली है इंडिया में अगले साल। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, टेंशंस विद चाइना एंड कंसर्न्स ओवर बीजिंग्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द आइलैंड। अब देखिए यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो रेलम ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रैटेजी है उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शार्पेस्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है हमारे इंटरेस्ट में। उनके और इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट सेम है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के। क्यों? क्योंकि हमारे कंसर्न्स भी सेम है, कंसर्न सेम है, रीजनल स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। देखिए जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होती है ना एस जयशंकर या किसी भी डिप्लोमेट द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स होती हैं, उसमें बहुत कुछ हिडन होता है। एक स्टेटमेंट और उसमें 36 बातें इंक्लूडेड है, 36 एंगल इंक्लूडेड है। तो अगर हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हमें लगेगा ये तो बड़ी शानदार बात है, मतलब स्टेबिलिटी की बात हो रही है, प्रोस्पेरिटी, पीस, सिक्योरिटी, वही घिसी पिटी वर्ड्स जो हम हर बार सुनते हैं। लेकिन इस जगह हिंट किया गया है एस जयशंकर द्वारा चाइना पे, क्योंकि चाइना यूनिलैटरली टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहा है इंडो पैसिफिक, इंडिया के आसपास वाले एरियाज में और ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले आइलैंड नेशंस में। आप साउथ चाइना सी वगैरह में भी देख सकते हैं। तो ये हिंट है चाइना के ऊपर। तो इनडायरेक्टली इन्होंने चाइना का नाम लिए बिना चाइना को डिस्कस कर लिया मिस्टर एस जयशंकर ने। हिल्सा फिश रीच कोलकाता अहेड ऑफ दुर्गा पूजा, हमने कल डिस्कस किया था कि बहुत प्लेफुली चाइड किया था शेख हसीना जी ने कि कोई बात नहीं, आप हमें तीस्ता रिवर का वाटर मत दो, हम आपको हिल्सा नहीं देंगे, बात बराबर है। और फिर वो हंसने लग पड़ी थी। लेकिन उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, दुर्गा पूजा से पहले पहले हम आपको हिल्सा दे देंगे। तो हिल्सा इज अ फिश, मैंने आपके साथ हिल्सा के बारे में कल सब कुछ डिस्कस किया है। हिल्सा या इलिश या इलिशा बंगाली में इसे जो कहते हैं। तो हिल्सा फिश जो है वो एक हेरिंग कैटेगरी ऑफ फिश है। हेरिंग कैटेगरी ऑफ फिश कौन होती है? जो शोल या स्कूल या झुंड में, शैलो वाटर्स में, जो बिल्कुल कोस्ट के पास होती है ना, जो झुंड में बड़ी सारी छोटी 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 मछलियाँ होती हैं जिनको हम आमतौर पर फेस्टिव सीजन में खाया जाता है। तो काफ़ी फेमस है हिल्सा। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की भी स्टेट फिश है और बांग्लादेश की भी नेशनल फिश हिल्सा ही है। लेकिन उन्होंने 2012 में बैन कर दिया था हमें एक्सपोर्ट करना हिल्सा को इंडिया में, बांग्लादेश ने। उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि एक ही महीने के लिए हम बैन कर रहे हैं हिल्सा का एक्सपोर्ट, क्योंकि रमज़ान का टाइम है और रमज़ान के टाइम पे हमें भी इसकी डेलिकेसी को एंजॉय करना होता है।
और जो स्टॉक है वो बहुत फ्रेजाइल है, इतना कैच हो नहीं रहा, तो जितना भी कैच हो रहा है ऑब्वियसली हम अपने यहाँ के लोगों के लिए सेव करके रखना चाहते हैं, हम इसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पर मैं आपको ये बात बता देती हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। 2011 में मैंने आपको बताया था तीस्ता वाटर रिवर एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में साइन नहीं हुई थी, याद है आपको, जब मनमोहन सिंह जी और फिर ममता बनर्जी ने जाके वीटो कर दिया था ये सब कुछ, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक बहाना था उस टाइम पे, चलिए रमज़ान के लिए ज़रूरी था भी, लेकिन उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए रमज़ान 2012 की रमज़ान को गए हुए आज कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, राइट। 10 साल से बैन लगा हुआ है। सन 2019 में इन्होंने लिफ्ट कर दिया था, पार्शली लिफ्ट कर दिया था 2019 में, तो आप लगा लिए 7 साल ये बैन चला। तो बेसिकली ऑब्वियसली वो हिंट कर रहे थे कि हम खुश नहीं हैं इंडिया की इस बात से कि उन्होंने अभी तक तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट साइन नहीं किया। तो ये चीज़ अब क्या है, इन्होंने फाइनली भेज दिया है हिल्सा के स्टॉक को। ओके, पहला कंसाइनमेंट आ गया है कोलकाता में, क्योंकि दुर्गा पूजा में फेस्टिव सीजन के टाइम पे इसे काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। और यही सब कुछ 2450 टन्स की फिश अभी आने वाली है, जिसमें से 8.5 टन्स आई है। और यही सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया। देखिए मतलब हिल्सा हिल्सा आप समझ रहे एक फिश की बात क्यों कर रहे हैं, दिस इज नॉनसेंस, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट। पर कहीं चीजें आपको लग सकती हैं छोटी है, यू कैन प्ले देम डाउन इन योर हेड, पर वो डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग, आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हिल्सा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक पॉइंट। क्योंकि जब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जब एक बारी यहाँ पे, बहुत रिसेंट ही बात है ये, तो जब वो ममता बनर्जी से मिलने आए थे वेस्ट बंगाल में, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है सबसे ज़्यादा, तो जब मिलने आए तो ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ आप हमें हिल्सा दे दो, यहाँ के लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, डिप्लोमेटिक इशू है हिल्सा फिश हमारे दोनों देशों के बीच में। Okay, yet to get zero FIR against IAS officer। देखिए आपको zero FIR का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले तो FIR क्या होती है। FIR अगर हम इन्फॉर्मेंट की व्यू से देखें, इन्फॉर्मेंट मतलब अगर आप FIR फाइल करने जाते हैं तो आपका मेन पर्पस ये है कि यू वांट टू सेट इन द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, कि अब क्रिमिनल लॉ अपने उसमें बिल्कुल अलर्ट हो जाए कि ऐसा कुछ हम केस कर रहे हैं, तो जितना भी लॉ की तरफ से जो छानबीन करनी है, जो करनी है, वो सब कुछ हो। अगर हम पुलिस के पर्सपेक्टिव से देखें कि मेन पर्पस FIR का क्या है, तो पुलिस क्या करती है फिर FIR के बाद इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना शुरू कर देती है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी बताई जा रही है इस तरह से हुई है उसके बारे में, और उसका मोटिव ये है कि वो नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि परपेट्रेटर को कोर्ट के बिफोर प्लेस कर सके, या उनके सामने प्रेजेंट कर सके, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर किसी को FIR फाइल करनी है, सो ऑल एन इन्फॉर्मेंट हैज टू डू टू फाइल एन FIR इज टू विजिट द लोकल पुलिस स्टेशन, आई रिपीट लोकल पुलिस स्टेशन, एंड फर्निश द इंफॉर्मेशन आइदर ओरली और इन रिटन। तो जैसे भी वो हो, वो जो जितना भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एनी वन कैन फाइल FIR। ओके, एनी वन कैन फाइल FIR। जरूरी नहीं है कि आप ही विक्टिम हैं या फिर आप ही एक आई विटनेस है ऑफेंस के, आप एक घर वाले हैं जिसको शायद आपके बच्चे ने आके ऐसा बताया है कि ऐसा कहीं पे हुआ है, आप FIR फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको FIR के बारे में जाननी चाहिए। लेकिन अब जीरो FIR का मुद्दा उठता कहाँ से है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए कहीं केसेस ऐसे होते हैं कि क्राइम जो है वो एक पुलिस स्टेशन की जो लोकल जुरिस्डिक्शन जो उसके अंडर आती है उसके बाहर कमिट हुए हैं, ठीक है। तो फिर जब इन्फॉर्मेंट है फिर वो पुलिस स्टेशन को जाके इन्फॉर्म करते हैं, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं हमारे तो जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता ये, हम क्यों आपकी FIR फाइल करें। तो काफ़ी डिले हो जाता है FIR फाइल होने में ही। तो क्रिमिनल लॉ इन मोशन तो पता नहीं कब आएगा, जब फाइल ही नहीं कर पा रहे, क्या पता आप कितने 2-3 दिन लग जाए तब तक वो भाग जाए अक्यूज जो है, या बहुत कुछ हो सकता है, राइट। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है जीरो FIR का। नाउ व्हाट इज अ जीरो FIR? अनलाइक एन FIR which is restricted by jurisdiction, a zero FIR can be filed in any police station regardless of whether the offence was committed under the jurisdiction of that particular police station or not। कहीं भी हुई हो, चाहे महाराष्ट्र में ऑफेंस कमिट हुआ हो, आप बिहार बैठे हैं, आप बिहार में जीरो FIR को फाइल करें। फिर जीरो FIR को जब आपने फाइल कर दिया तो देखिए जीरो FIR का नाम कहाँ से आया है।
जब आप FIR फाइल करते हैं ना, तो उसको एक सीरियल नंबर असाइन किया जाता है। सीरियल नंबर, हर एक FIR को एक यूनिक सीरियल नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन जीरो FIR को जीरो नंबर असाइन किया जाता है, हेंस द नेम जीरो FIR, ठीक है। तो फिर जब आपने किसी भी पुलिस स्टेशन में उसे लिखवा दिया, तो जब आपने किसी पुलिस स्टेशन में लिखवा दिया, तो वहाँ के जो पुलिस जो अथॉरिटी होगी वो इन्फॉर्म कर देगी जहाँ वो केस हुआ है, उस जगह के लोकल पुलिस स्टेशन को। फिर वो क्या करेंगे, उस जीरो FIR को कन्वर्ट कर देंगे एक रेगुलर FIR में। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और उसको दे देंगे, जीरो FIR को रेगुलर FIR में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको एक सीरियल नंबर असाइन करके, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। निर्भया गैंगरेप केस हुआ था 2012 में, उसके बाद ये चीज़ आई थी ताकि क्विक एक्शन लिया जा सके, एक्सक्यूज ना दिया जाए डीलिंग इन FIR फाइलिंग के, अब तो इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी हो ही नहीं सकती, ये सब वगैरह, ठीक है। अफ्रीकन चीताज में अराइव ऑन मोदीज बर्थडे। नाउ मिस्टर मोदीज बर्थडे इज ऑन September 17, और आपको ये पता है, मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ अफ्रीकन चीता और एशियन चीता के बीच में डिफरेंस। अब अफ्रीकन चीताज जो हैं, आपको पता है चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे हमारे यहाँ पे। अब हम अफ्रीकन चीता को कूनो पालपुर यानी मध्य प्रदेश का जो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पे हम लाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे भी प्रोलिफरेट हो ये इनकी पॉपुलेशन, और ये सब वगैरह। ये कब आएंगे, September 17 को। Okay, Supreme Court asks Punjab, Haryana CMs to meet on SYL canal dispute. Okay, how many articles are left? Okay. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पंजाब और हरियाणा दोनों के CMs को कि आप मिलें और बातचीत करें सतलज यमुना लिंक कैनाल के डिस्प्यूट के ऊपर, ठीक है। तो यही, क्योंकि देखिए बात क्या है, पंजाब में ना एक बहुत बड़ा इशू है। ये पंजाब में इतना बड़ा इशू है कि 1980s में इतने ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स ही इस वजह से बढ़े थे, जो आप पढ़ते हैं ना बहुत कुछ के हुआ था जो 1980s में, वो बहुत कुछ इस टाइम पे जो मतलब पंजाब में इतना ज़्यादा बुरा हुआ था। पंजाब की जो उस टाइम पे सरकार थी, उन्होंने अपना पार्ट केनाल का वो कर दिया। देखिए क्या होता है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है ना, और उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की बात बता रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं, और अगर उसकी शॉर्टेज है, देखिए आज आप एक स्टेट के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। पंजाब कहता है पूरा सतलज और यमुना का जो पानी है वो हमारा है, हरियाणा कहता है वो हमारा है कंप्लीटली, ठीक है। तो आप आज एक स्टेट के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, कल को आप ही के स्टेट की एक सिटी उठ के वहाँ के लोग गुट बना के आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और कहेंगे नहीं ये सारा पानी सिर्फ हमारी सिटी को मिलना चाहिए, तब आप क्या करोगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लार्जर इंटरेस्ट कंट्री का माइंड में रखिए एंड इट शुड वर्क आउट। आप बातचीत करिए, जो भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करिए। देखिए आपको ये पता है कि ये 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्री इशू की थी, एक ऑर्डर इशू किया था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा था कि सेंटर को बोला गया था कि आप एक आर्बिट्रेटर दोनों के बीच में सुलह करवाइए, दोनों स्टेट्स के बीच में, उनको ये रोल दिया गया था। और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल एंड अदर कैरियर चैनल्स ऑट टू बी कम्प्लीटेड एज डिस्कशंस, और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कंप्लीट होनी थी। और जो पंजाब का पोर्शन था कैनाल का, उन्होंने जब कंप्लीट कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने अपना पार्ट निभा लिया, तो उस टाइम पे काफ़ी मिलिटेंट अटैक्स वगैरह हुए। फिर ये जो इशू है बहुत ही पॉलिटिकल इशू बन चुका है। कोई भी सरकार वहाँ जो आती है, अगर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है भगवंत मान जी की, तो कोई भी सरकार जब वहाँ पे आती है उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव, वहाँ के लोग नहीं समझना चाहते कि मतलब हमारा जो पानी है, वो कहते हैं हमारा है कम्प्लीटली, तो हम शेयर क्यों करें, क्योंकि हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो हिट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, तो इट इज़ अ पॉलिटिकल इशू मोर और लेस यू कैन से। तो यही यहाँ पे चीज़ें बात की गई है। इनफैक्ट सो मच सो के पंजाब में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर अग्रीमेंट्स एक्ट 2004 में ये साइन कर दिया था उन्होंने। 2002 में कोर्ट की डिक्री आई कि दोनों सुलह करें और कैनाल बनाएं, ये सब वगैरह। और फिर इस लॉ ने ला के क्या कर दिया कि आप ऐसा करें कि जितना भी जो SYL कैनाल के लिए जितने भी फार्मर्स को वो मिला ना, जिनकी लैंड्स ली गई थी, उनको हम वापस कर देंगे, और ऐसा कोई भी शेयरिंग वेयरिंग को हम नहीं बिलीव करते। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेंच है 2016 में उसे स्ट्राइक डाउन किया कि ये आप क्या कर रहे हो, कैसे कर सकते हो आप ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अब तो मान गए हैं वैसे दोनों स्टेट्स मिलने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए। Let's see. Supreme Court badge for disabled IPS candidates. A very unique, very interesting and a very very important article. देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को ये वंडर किया है, सोचा है कि क्या गवर्नमेंट
अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या ट्रेनिंग क्राइटेरिया है आईपीएस कैंडिडेट्स के लिए वो थोड़ा लोअर कर सकती है उसके स्केल को। किन के लिए? जो अप्लाइंग आईपीएस कैंडिडेट्स हैं जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए। अब पिटिशनर्स का क्या कहना है? पिटिशनर्स का कहना है कि इजरायली, अमेरिकन एंड कैनेडियन फोर्सेस अगर आप देखेंगे उठा के तो वो अकोमोडेट करते हैं डिसेबल्ड को इन कैटेगरीज में, तो फिर इंडिया क्यों भी, इंडिया कैन ऑल्सो वेल ट्राई दैट। तो ये इनका कहना था। और इनफैक्ट जो बेंच ऑफ जस्टिस हैं उसमें इंदिरा बनर्जी जी एंड एम सुंदरेश जी, उन्होंने कहा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे साइबर क्राइम विंग होता है ना, वो ग्रॉसली अंडर स्टाफ्ड है। इनफैक्ट सच में कितनी सारी वैकेंसीज हैं जहाँ पे मतलब स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है, तो एटलीस्ट आप डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको वहाँ तो अकोमोडेट करिए। ठीक है, जो भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईपीएस जिन्हें वो मिलता है, आप इन तरह के सब साइबर विंग में उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करिए। बाकी हम ट्रेनिंग की चीज़ें और देखेंगे कि किन तरह से उन्हें स्केल डाउन किया जा सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। यही चीज़ें यहाँ पे बातचीत की गई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कटाक्ष करते हुए जस्टिस बनर्जी ने कहा है, उन्होंने गवर्नमेंट को याद दिलाया है कि एक टाइम तो ये भी था ना कि विमेन को भी आप अलाउ नहीं करते थे ज्वाइन करने के लिए आईपीएस। नाउ दे आर अलाउड टू ज्वाइन आईपीएस, वो भी कॉम्बैट सर्विसेज में है, सब कुछ है। तो क्या पता आज आप सोच पा रहे हो जी नहीं डिसेबल्ड पीपल ज्वाइन ही नहीं कर सकते, तो कल को आपको ये आपकी ये सोच भी बदल जाएगी। सो लेट्स नॉट बी फर्म अबाउट इट। ओके, तो यही चीज़ें इन्होंने बात की है। ओके, आपको ये पता है डिसेबल्ड पर्सन जो हैं दे आर अलाउड टू ज्वाइन सीआरपीएफ और इवन दिल्ली और केरला की पुलिस में भी, लेकिन आईपीएस में देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इट शुड बी रेक्टिफाइड। दिस इज एग्जैक्टली, देखते हैं आगे क्या बातचीत होती है इस पे। ओके, रियर सीट बेल्ट अलार्म टू बी मेड मैंडेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने आपके साथ सारी मोटर व्हीकल्स एक्ट रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था। अब क्या है, नितिन गडकरी जी ने बोल दिया है कि अभी तो जो अलार्म बजता था, सेंसर बजता था, वो जब ड्राइविंग सीट वाला इंसान बेल्ट नहीं लगाता था तब बजता था, लेकिन अब रियर जो सीट है उस वाले इंसान ने अगर बेल्ट नहीं लगाई होगी तो उनको भी बार बार, अगर नहीं लगाई होगी तो बार बार सायरन बजेगा और बार बार अलर्ट सिस्टम बचता रहेगा। तो यही चीज़ इन्होंने बात की है। 6 स्टेट्स टू गेट ब्रांचेस ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, एनसीडीसी की 6 स्टेट्स में ब्रांचेस खुली है। कौन कौन सी स्टेट है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। इससे डिसीज सर्वेलेंस वगैरह बढ़ जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यूएन स्लैम्स श्रीलंकाज राइट्स रिकॉर्ड, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है चाइना रिकॉर्ड्स हॉटेस्ट अगस्त। इसके सारे रीजंस वगैरह सब कुछ मैंने आपके साथ, आई डू नॉट रिमेम्बर मेरी कौन सी वो वीडियो है, पर मैंने क्लाइमेट चेंज कैसे एग्जैसरबेट कर रहा है हर चीज़ को। हमारे एक नेबर हमारा फ्लड्स में बिल्कुल डूबा हुआ है पाकिस्तान, एक नेबर है हमारा चाइना, वहाँ पे ड्राउट आ गया है। आप देखेंगे यांगत्से रिवर जिसपे वो एकदम प्राउड फील करते थे, जिस रिवर को, वो बिल्कुल सूख चुकी है, बीच में शिप्स अटक रही हैं वहाँ पे, अब तो बिल्कुल शिप्स जानी ही बंद कर दी हैं। तो ऐसा क्या है, आप वीडियो को आप थंबनेल देख सकते हैं, मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी तारीख की वीडियो है। यूएन स्लैम्स श्रीलंकाज राइट्स रिकॉर्ड। ओके, देखिए अब क्या है, आपको पता है श्रीलंका के अगेंस्ट रेजोल्यूशन साइन होने ही वाला है। जस्ट देखते हैं क्या रेजोल्यूशन आता है जिनीवा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस आपके यहाँ पे चल रहा है ना श्रीलंका, वो एक्चुअल में आपका वो जो पास्ट ह्यूमन रिकॉर्ड है ना, इतना बुरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, उसी की वजह से है। दोनों लिंक्ड है एक्चुअल में, क्योंकि जो इम्प्यूनिटी फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, इकोनॉमिक क्राइम्स, करप्शन जो आपको आज तक मिली है, यही कंट्री का जो कोलैप्स हो रहा है। इम्प्यूनिटी मतलब जो रिलैक्सेशन, इम्प्यूनिटी मतलब आपको कभी डर ही नहीं था कि आपको पनिश भी किया जा सकता है अपने करप्शन के लिए। ऑब्वियसली राजापाक्सास जो है वो बहुत ही करप्ट हैं। आप उनका, इनफैक्ट जो आप गोताबाया राजापाक्सा, वो एक टाइम पे शायद डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। उन्होंने, उनके ऊपर काफ़ी करप्शन चार्जेस हैं, बहुत सारे करप्शन चार्जेस, कि उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी करप्शन की है, और उन्होंने जब ह्यूमन राइट्स की बात नहीं सुनी, इकोनॉमिक क्राइम्स किए, बहुत सारी चीज़ें। तो आज जो आप फेस कर रहे हो वो एक्चुअल में आप ही की बुलाई गई एक वो है, बट ऑब्वियसली लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, हम आपके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सारी कंट्रीज इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करे आपको, श्रीलंका को, कि आप रिकवर कर सकें। यही सारी बातें इन्होंने कही हैं। हम डिस्कस मेनली जो हमें करना है वो है जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, देखते हैं किस कंट्री का क्या कहना होगा उस पर। तो हमें ये देखना है, फ्यूचर ऑयल सप्लाईज विल बी मोस्टली फ्रॉम गल्फ। ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो, ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कहा है
कि जो क्रूड ऑयल सप्लाईज हैं अभी तो ठीक है, हमने रशिया से टेम्परेरली हमने चीप ऑयल कर लिया, लेकिन आने वाले टाइम में गल्फ कंट्रीज हैं उन्हीं से सब कुछ सप्लाई लेंगे। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक टेम्परेरी वो था, जुलाई में तो इनफैक्ट हमने कम भी कर दिया अपना रशिया से इंपोर्ट करना ऑयल को। तो ये इनका कहना है, और इनका ये कहना है गल्फ में भी कौन सबसे नंबर पे, अभी नंबर 1 पे है इराक, नंबर 2 पे है सऊदी अरेबिया, फिर बाकी गल्फ कंट्रीज वगैरह हैं, तो वही रहेगा इराक नंबर 1 पे। देखिए अब इराक की भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इराक में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पार्लियामेंट में काफ़ी उनके दिक्कत चल रही है, जो क्लेरिक के सपोर्टर्स हैं उन्होंने मतलब वो घुस गए थे, जो क्लेरिक के सपोर्टर्स थे, शिया क्लेरिक हैं जो वहाँ के हम नहीं सरकार बनने देंगे और ऐसा बहुत कुछ, और फिर पार्लियामेंट एकदम अंदर घुस जाना इतने सारे मॉब का, तो बहुत कुछ वहाँ पे चल रहा है, सरकार अभी तक बनी नहीं है। मतलब लेट्स सी, अक्टूबर 2021 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ इतने टाइम बाद इराक में, सद्दाम हुसैन के टाइम के बाद, ठीक है। फिर सब बहुत खुश थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, लेकिन सरकार आज तक नहीं बन पाई वहाँ पे। सो दिस इज अजीब, जब तक इराक में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, हम डरे रहते हैं कि कल को कहीं इधर भी कुछ ना कुछ दंगे फसाद हो गए तो हमें ऑयल यहाँ से भी आना बंद हो जाएगा। सो लेट्स कीप आवर ऑप्शंस ओपन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स look at the another article. Okay, trade between India and Bangladesh now set for SEPA. Okay, अब बात क्या है, बांग्लादेश और इंडिया के बारे में हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें इकोनॉमिक, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का साउथ एशिया में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कई लोग नेपाल समझ बैठते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ये चीज़ कभी गलती मत करिएगा, इसीलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश बहुत ही जल्द नेगोशिएशन करना शुरू करेंगे एक बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, जिसमें हम कुछ एक्सपोर्ट्स में उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी उनके दिए गए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स पे लगाना बंद कर देंगे और वो कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स पे, जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, साउथ एशिया में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सब बातें इन्होंने बोली है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा दोनों की कंट्रीज में, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और दोनों एक साथ बढ़ेंगे, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए साउथ ईस्ट एशिया में तो मुझे लगता है कि साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि साउथ एशिया में पाकिस्तान है ना, जब तक इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर सकते, साफ्टा वगैरह कुछ ले आओ उठा के, कुछ नहीं होने वाला, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। इंडिया का मिनिस्टर जा रहा है तो वहाँ से पाकिस्तान अपना मिनिस्टर नहीं भेजता, पाकिस्तान आ रहा है तो इंडिया वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, एक दूसरे की शक्ल तो देखते नहीं, तो साउथ एशियन रीजन है वो इमर्ज कैसे होगा, तभी तो पॉवर्टी है इतनी हमारे रीजन में, इतना पॉलिटिकल टर्फ्स इतने हैं हमारे यहाँ पे। ओके, तो अगर हम बांग्लादेश और इंडिया की बात करें, तो बांग्लादेश जैसा कि मैंने आपको बताया साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और फोर्थ लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन एक्सपोर्ट्स की वर्ल्ड वाइड। ओके, वर्ल्ड वाइड। ओके, यही चीज़ें बात यहाँ पे की है। इंडिया इज़ बांग्लादेश सेकंड बिगेस्ट, और लेकिन इंडिया की बात करें वो हम बांग्लादेश के सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और मतलब ओवरऑल कह रही हूँ मैं, साउथ एशियन रीजन में नहीं, ओवरऑल बांग्लादेश के हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर हैं और लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एशिया में उनकी, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हैं। इंडियाज मेन एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश क्या क्या है, रॉ कॉटन, नॉन रिटेल प्योर कॉटन याम और इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हमारे मेन इम्पोर्ट्स क्या हैं उधर से, वो हैं वेजिटेबल ऑयल्स और क्या क्या है, नॉन निट मेंस सूट्स, टेक्सटाइल, सबसे इंपॉर्टेंट तो टेक्सटाइल है। बांग्लादेश इनफैक्ट हमारे भेजे हुए टेक्सटाइल जो हम बाकी वियतनाम वगैरह में बेच रहे हैं ना, यूएसए वगैरह में, बांग्लादेश हमें टेक ओवर कर रहा है। हमारी जो मार्केट एस्टैब्लिश थी, अब बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल्स भेज भेज के हमें आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी कुछ है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सेपा के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इनफॉर्मल टॉक्स वगैरह होगी, तो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क यही सब कुछ है कि बातचीत होगी, कमेंट्स होगी, मीटिंग वगैरह, और जो अगर हम करंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे हम दोनों के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या है, तो 2015 में एक बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, रिन्यू किया गया था, ट्रेड अग्रीमेंट तो थी 5 साल के आगे, फिर अब ऑटो रिन्यूअल होगा इसका दोबारा से। साफ्टा है जो अभी तक मतलब किसी काम की नहीं है बेसिकली, और यही सब कुछ एक अग्रीमेंट है ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो 2011 से लेके अभी तक इन फोर्स है, ये सब बातें लिखी है यहाँ पे। but unless and until you go into the nitty-gritties of things, यहाँ पे nitty-gritties mentioned नहीं है, तो हम लास्ट क्या हमें बताना है आपको, लास्ट हमें एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं बहुत ही ब्रीफली कि क्या क्या एडिटोरियल्स आए हैं।
ओके, देखिए ये है ट्रायल बाय फायर। ये लिस्ट ट्रस्ट के बारे में बात की गई है। लिस्ट देखिए, जब आप एक कंट्री में जब भी पॉलिटिकल वो अपहेवल होता है या फिर पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो चेंज होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें उस इंसान के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। जब बोरिस जॉनसन जी आए थे, व्हेन बोरिस जॉनसन टुक ओवर यूके, देन वी एक्चुअली ट्राई टू नो अ लिटिल अबाउट बोरिस जॉनसन। क्यों एक इंसान के बारे में थोड़ा सा जानना, उसके पास्ट के बारे में ज़रूरी है, ताकि हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाएँ कि भारत और उनका रिश्ता कैसे चलेगा यूके का आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसीलिए इस एडिटोरियल में यही सब कुछ लिखा है कि वो एक ऐसी पोस्ट तो ले रही हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट है। यूके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मैंने आपको बताया था, एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है। ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं टैक्सेस कम करूँगी, है ना, ग्रीन एनर्जी सेस वगैरह नहीं लूँगी। तो बहुत सारे खुद की उनके पार्टी के मेंबर्स हैं जो उनके अगेंस्ट जा सकते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तो विप भी नहीं जारी की जाती जो इंडिया में होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सारे बंदे एक ही जगह वोट करेंगे, विच इज़ आई थिंक इट समहाउ गोज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली चीज़ जाती है इंडिया में, विच शुड एक्चुअली गेट अमेंडेड। चलो देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पे। मेकिंग मैटर्स हार्डर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है कि उनको जो विक्ट्री मिली है, उनको मिली है 81,326 ऑफ पार्टीज मेंबर्स। ठीक है, और अगर उनके जो राइवल जो हम देखते हैं, ऋषि सुनक जी, आपको पता है सेक्रेटरी रह चुकी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, और जो ऋषि सुनक जी जो एक चांसलर रह चुके हैं, उनको 60,399 वोट्स मिले हैं फाइनल कॉन्टेस्ट में। तो देख रहे हो आप, जो मार्जिन है वो काफ़ी नैरो है जो एक्सपेक्ट किया गया था उससे। इनफैक्ट ये सबसे नैरोवेस्ट मार्जिन है किसी भी इलेक्शन में फॉर पार्टी लीडरशिप जो आज तक पिछले 20 सालों में वहाँ हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि मिसट्रस्ट को आगे जितने भी वो डिसीजंस लेंगी उसके लिए पूरी पार्टी का ट्रस्ट गार्नर करना या सपोर्ट गार्नर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लेस देन 50% उनके पास कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर्स का सपोर्ट है, क्योंकि 20% पार्टी मेंबर्स ने तो वोट ही नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि आगे कोई भी वो डिसीजन लेंगी तो उनको खुश करना पूरी पार्टी को, जबकि पता है ऋषि सुनक के खुद के सपोर्टर्स कितने थे। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। और ये सब बातें यहाँ पे लिखी है, जो कट कर रही हैं वो टैक्सेस वगैरह, उनके लिए भी सपोर्ट मुश्किल होगा। और देखिए इधर बात की गई है एक स्ट्रेंथ जो मिस ट्रस्ट की लेकिन है, जो उन्होंने अपने पास्ट में डेमोन्स्ट्रेट की है, वो ये है वो काफ़ी अडेप्टेबल पॉलिटिशियन है। मतलब वो अपने आप को चेंज करना जानती हैं। अगर किसी के कोई कंसर्न है तो उसको एड्रेस करना चाहती है। जैसे सबसे पहले तो आप देखेंगे वो ये है, अगर हम एक बिग पिक्चर लेने की बात करें तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर वो हम उनका पॉलिटिकल ओरिजिन देखें, जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो एक लिबरल डेमोक्रेट की तरह रखा, बट नाउ शी इज अ कंजर्वेटिव मेंबर, है ना। तो खुद को उन्होंने चेंज किया खुद की सोच के साथ, जैसे जैसे वो वाकिफ होती गई और ये सब। और अगर हम उनकी फॉर्मर पोजीशन देखें ब्रेग्जिट पे, तो वो ब्रेग्जिट को होना ही नहीं चाहती थी। और मैंने कल की स्टेटमेंट जो आपके साथ डिस्कस की थी उनकी ये थी कि बहुत अच्छा किया कि बोरिस जॉनसन माय फ्रेंड, यू गॉट ब्रेग्जिट डन। तो उन्होंने अपलॉड किया। इनफैक्ट पोस्ट ब्रेग्जिट जो डील्स हैं इन्होंने ही उनको ड्राफ्ट किया है साथ में मिलके पूरी टीम के। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी अडेप्टेबल है, खुद को चेंज कर लेती हैं आने वाली सिचुएशंस के साथ साथ। तो यही वाली चीज़ अगर वो आगे जितनी भी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, हमारे साथ या जिनके साथ भी चाहिए होगा, या फिर अपने पार्टी मेंबर्स के सपोर्ट के लिए वो अप्लाई करेंगी, तो दैट वुड बी गुड। ओके, फॉर विजिंजम बिजनेस एज यूजुअल इज नॉट एन ऑप्शन ना। विजिंजम के बारे में आपको पता है, मैंने ये प्रोटेस्ट आपके साथ डिस्कस की थी, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि विजिंजम पोर्ट पे जो प्रोटेस्ट चल रही हैं वो एक रिहैबिलिटेशन के इशू पे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के इशू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्योंकि सच में मतलब देखते हैं क्या क्या एक्शन में आपको ज़्यादा समझ आएगा मेरे बताने से। ओके, इनका ये कहना है कि तिरुवनंतपुरम में ये जो एक ये जो पोर्ट बन के आ रहा है विजिंजम, ठीक है, ये रेवेन्यू जितना भी दे सरकार को, प्राइवेट कंपनी को, जितना भी दे, लेकिन इसका जो ह्यूमन टोल है वो कितना हैवी है आप देखें तो around 350 families actually lost their homes due to coastal erosion last year because of this port। ठीक है, और भी मतलब पोर्ट ने इसको एनहांस कर दिया ना। अब वो कहाँ रह रहे हैं, मेकशिफ्ट स्कूल्स में या कैंप्स में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा कि कोस्टल इरोजन इतना ज़्यादा है केरला में, आप ये कौन देखेगा, ये क्यों मेंशन नहीं किया गया। और पोर्ट के लिए एडिक्वेट सेफगार्ड्स क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि ये एक डेलिकेट इकोलॉजी में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। मरीन लाइफ, लाइवलीहुड, जो लोकल पॉपुलेशन, ये क्यों नहीं ध्यान में रखे गए इस पोर्ट के टाइम पे। इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, आप उसको जब भी थोड़ा सा भी उसका हार्बर के चैनल को डीपन करने की कोशिश करोगे और पोर्ट कोस्ट इरोजन होगी, तो फिर कैसे बाकी लोग भी बेघर होते जाएंगे। ये सब कुछ इन्होंने बात की है।
ओके और ये देखिए, अगर रीसेंट स्टडीज़ बताएं तो जो एरिया है विजनजम पोर्ट जहाँ पे स्थित है, वहाँ वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और यही मतलब बात ये है कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुई थी, जो मई 2013 में कैरी आउट की गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, वो कम्प्लीटली फ्लॉड है, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्चुअल एरर्स हैं और क्रिटिसाइज की जा रही है क्योंकि इसमें कोई मेंशन ही नहीं है। उसमें ये मेंशन ही नहीं है कि इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब आप दो हिल्स को डिसमेंटल करोगे वेस्टर्न घाट्स में जो स्थित है उनको। जब आपको इस पोर्ट को, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए रॉक्स चाहिए होंगी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि केरला में कितनी ज़्यादा कोस्टल इरोजन ऑलरेडी हो रही है। ये क्यों नहीं मेंशन उस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में? तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने ये लिखा है कि हम सबसे पहले बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड वाइड है, तो कॉम्पनसेशन और जो हमें डिस्प्लेस्ड पीपल को उनके राइट हैं कॉम्पनसेशन वो देना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है यहाँ पे लिखी है कि ग्रॉस निग्लेक्ट ऑफ द डैमेज टू इनवैल्यूएबल मरीन बायोडाइवर्सिटी मस्ट बी एड्रेस्ड विद एन एक्सेप्टेबल EIA। फिर ये सब बात लिखी है। फिर उसके बाद ये भी लिखा है कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए, आप पॉलिटिशियंस को नहीं, जो इकोलॉजी पे बायोलॉजी पे जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनको बिठाया करो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में, वो तो आते नहीं। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच।